अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अबान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के हवाले से। ईरान की जवाबी फायरिंग से वार्निंग से ख़ित्ता जो है इस वक्त जंग के दहाने पर पहुंच चुका हुआ है और हमने देखा कि खलीज और खलीज ओमान की कोई भी बंदरगाह जो है वो इसे महफूज नहीं दिखाई देती। पासरान इनकलाब की जानिब से अमरीकी जहाज़ को पीछे धकेलने की वीडियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हंगामी दौरा सऊदी अरब जो है वो चंद घंटे के हवाले से बताया जा रहा है कि वो जाएंगे और वो मुज़ाकरात की मेज़ पर हम देख रहे हैं कि सूरत हाल इंतहाई मुख्तलिफ रही। दोनों मुल्कों की जानिब से जो है वो बातचीत तो सामने आई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। इस सारी सूरत में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कामरान खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। कामरान, सबसे पहले तो ये कहिएगा वफाकी काबीना का इजलास जारी है, वो किस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है उस इजलास में, और दूसरा दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदीया जा रहे हैं, तो क्या वो आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के हवाले से और एक आखिरी कोशिश की जा रही है इस जंग की सूरत में? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में काबीना का इजलास जो है वो इस वक्त भी जारी है और इसी इजलास के अंदर जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई ईरान और यूएसए के दरमियान उसके बाद की जो सूरत हाल है वो जो है उसको डिस्कस किया जा रहा है काबीना के इजलास में। और जो जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम क़याम अमन के लिए जो कोशिशें हैं वो जारी रखेंगे और जो मुतल्लिक़ा फ़रीक हैं उनसे दोबारा रब्ता होगा और दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं जिसमें मशरिक़ वस्ता के ममालिक, अरब ममालिक और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, उनके साथ जो है वो राब्ते मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। और ये जो पीस प्रोसेस इस्लामाबाद ने खुद इनिशिएटिव लेके शुरू किया था इसको मज़ीद तेज़ करना है, इसको दूसरे स्टेज पर लेकर जाना है। तो इसी हवाले से आज जो वफाकी काबीना का इजलास है इसमें वज़ीर आज़म जो हैं वो वज़रा से इसी हवाले से गुफ्तगू जो है वो करेंगे। और हमें यह भी पता चला है, ज़राए ने कन्फर्म किया है कि वज़ीर आज़म इसी कॉन्टेक्स्ट में गैर मुल्की दो अहम गैर मुल्की दौरे जो हैं वो करने जा रहे हैं। परसों वो रवाना हो जाएंगे सऊदी अरब के लिए और सऊदी अरब का ये एक अहम दौरा होगा क्योंकि इसमें इस वक्त जो दरपेश सूरत हाल है, जो खित्ते को दरपेश सूरत हाल है और आलमी अमन को जो ख़तरात लाक हैं उस हवाले से बात होगी और उसमें पाकिस्तान अपना जो सिफारती अमल है उसमें वो दीगर ममालिक के साथ उनको साथ रखेगा। मैं बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म का ये जो दौरा है जो परसों शुरू होगा वो पहले सऊदी अरब जाएंगे। इस दौरे के दौरान वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात जो है वो भी शेड्यूल है। इंतहाई अहम मुलाकात है क्योंकि जो गिवन कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये मुलाकात को बहुत अहमियत दी जा रही है और ये गुज़िश्ता एक माह के दौरान ये दूसरा दौरा होगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कि वो सऊदी अरब भी जाएंगे और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। इसी तरीके से उसी दौरे के बाद वो तुर्किया भी रवाना होंगे, यानी तुर्किया का दौरा जो है वो भी शेड्यूल है। 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब का है, दूसरे दिन वो तुर्किया रवाना हो जाएंगे और वहाँ से रजब तैयब अर्दवान तुर्किश प्रेसिडेंट से भी उनकी मुलाकात जो है वो शेड्यूल है। और मैं बताता चलूँ कि तुर्किया और सऊदी अरब ये वो दोनों ममालिक हैं जो कि जब 4 अफ्रीकी इजलास हो रहा था यहाँ पाकिस्तान में जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने की थी और 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा जो थे वो यहाँ इस्लामाबाद पहुँचे थे जिसमें सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा थे। तो उसमें भी ये इन ममालिक का जो है वो बहुत कलीदी किरदार था और उसी बुनियाद पर फिर जो पाकिस्तान ने एक रोबस्ट सफारतकारी जो थी वो की थी जिसके नतीजे में फिर ये इस्लामाबाद टॉक्स जो हुई हैं उसका जो है उसका इनकाद मुमकिन हो सका था। तो अहम ममालिक हैं, सऊदी अरब हो, तुर्किया हो या मिस्र हो, ये इनके साथ राब्ते जो हैं वो अब देखा जाए तो यानी कि इस हद तक हैं कि वज़ीर आज़म खुद वहाँ जाएंगे और उनके सरबराहान से मुलाकात करेंगे। दौरा जो करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, सऊदी अरब जा रहे हैं, तुर्की जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, तो काबीना में कौन कौन उनके साथ जाएगा दौरे में? जी देखिए, अभी तक ये वाज़ेह नहीं है लेकिन ये कि जो ज़राए हैं फ़ॉरेन ऑफिस के ज़राए हैं उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि वज़ीर आज़म का दौरा शेड्यूल है इसलिए। और ये भी कहा जा रहा है कि ये दौरा जो है सऊदी अरब का ये शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर किया जा रहा है, यानी उनके बुलाने पर ही वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ ये वहाँ जाएंगे। इसी तरीके से जो तुर्किया के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, यानी जब परसों वज़ीर आज़म
सऊदी अरब पहुंचेंगे तो उससे अगले दिन जुमेरात को वहीं से सऊदी अरब से ही तुर्किया रवाना हो जाएंगे। तो ये एक सीरीज़ है सिफारतकारी की जो कि जो है सरबराहान के लेवल पे जो है वो चल रही है, और इसमें पाकिस्तान जो है उसका उसी तरीके से कलीदी किरदार जो है वो सामने आ रहा है जिस तरह से हमने स्टॉक्स के इनाकाद के लिए उससे पहले जो है वो गुज़िश्ता महीने देखा कि एक रोबस्ट सफारतकारी हुई थी, एक तेज़ तर सफारतकारी हुई थी, और पाकिस्तान ने उसमें न सिर्फ ये कि पाकिस्तान ने अपना नाम जो है वो एक अमन के पैगंबर के तौर पर मनवाया था, बल्कि जो इजलास जारी है उसमें माशी इस्लाहात के हवाले से क्या चीज़ें सामने आई हैं? जी देखिए, इसमें अभी कहा यह जा रहा है कि ये इजलास चूँकि इस वक्त भी जारी है और इसमें अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद मोहम्मद शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो इसमें बाकायदा एड्रेस करेंगे, वो ख़िताब भी करेंगे और वो ख़िताब जो है वो बाकायदा नशर भी किया जाएगा। उसमें वो जो अहम फ़ैसले किए जा रहे हैं इससे मुतालिक, चाहे वो उनके दौरों से मुतालिक हो, चाहे वो मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशों से मुतालिक हो, और जो खिते की मजमूई सूरत हाल है उस हवाले से, तो दाखिली और खारजी दोनों जो अमूर हैं वो चूँकि ज़ैर गौर आए हैं इसमें, तो उस हवाले से जो भी फैसले होंगे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अपने खिताब में, काबीना से अपने खिताब में वो अवाम के सामने रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है कामरान खान, इस सारे मामले से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको बताएंगे नाजरीन कि अबनाए हुर्मज़ इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि रोक दिया गया मुकम्मल तौर पर, और उसकी सूरत में जो है मुश्किलात सामने आ रही हैं। इस पर गुफ्तगू भी की गई है सदर ट्रंप की जानिब से। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि हरगिज़ ईरान को अपना तेल नहीं बेचने देंगे। ईरान ने वादा किया था कि अबनाए हुर्मज़ खोले रखेंगे, लेकिन वो वादा की खिलाफी की गई। अब हम इस पर जवाब देंगे, तो इस पर बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर है नाइला चौहान साहिबा, एडमिरल वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाइला साहिबा, सबसे पहले आपके जानिब आऊँगी, मौजूदा कशीदगी में पाकिस्तान की सिफारतकारी को आप किस नज़र से देखती हैं? कितनी कामयाबी के साथ ये दौरा रहा इस्लामाबाद टॉक्स? और दूसरा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब परसों हंगामी दौरे पर जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, और उसके बाद कहा जा रहा है कि तुर्की भी जाएंगी। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो दौरा होगा ये आखिरी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, आखिरी तो कभी नहीं आप कहते, बट इट इज अनदर अटेम्प्ट कि ये सालसी जो है जंग बंदी की तरफ जाए, क्योंकि हालात अभी भी बहुत पेचीदा हैं। आपने अभी ट्रंप साहब की जो स्पीच दिखाई वो एक बहुत खतरनाक डायरेक्शन की तरफ है, और ईरान भी जो है वो ऐसे झुकने वाला मुल्क नहीं है। तो अगर सालसी खुदा न खास्ता कामयाब ना हुई तो फिर हालात मजीद बिगड़ने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इल्ज़ाम है कि नेतन्याहू की कॉल ने डील रुकवाई है। क्या वाइट हाउस की खारजा पॉलिसी अब भी मुकम्मल तौर पर, आप क्या समझती हैं, इजराइल के ज़ेर असर है? क्योंकि पहले ये बातें की जा रही थी कि ट्रंप के पास डोरियां मौजूद हैं नेतन्याहू की, लेकिन अभी जो हम सारी सूरत हाल देख रहे हैं जंग में, ऐसा लगता है कि नेतन्याहू के हाथ में ट्रंप की और वाइट हाउस की डोरियां। दुरुस्त फरमाया। मेरा नहीं ख्याल कभी भी किसी ने सोचा था कि नेतन्याहू की डोरियां ट्रंप के हाथ में। हमेशा से इजराइल के हाथ में अमेरिका की डोरियां हैं। उसमें बहुत से आपके पास दलाइल भी हैं। जो अमेरिकन इजरायली प्लान ऑफ एक्शन कमेटी है, एपेक, जो बहुत बड़ी इजरायली लॉबी है अमेरिका में, जो उनके हुकूमत के जो अहम डिसीजन मेकर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करती है, इलेक्शंस में पैसे लगाती है, और फिर उनके जो डिसीजन मेकिंग है उसको इन्फ्लुएंस करती है इजराइल के हक में। और आप देखिए कि एप्स्टीन फाइल भी बहुत अभी गुफ्तगू चल रही है, और जो जेरेड कुशनर साहब जो इधर भी आए इस्लामाबाद डायलॉग में, उनके वालिद फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं एपेक के। तो ही इज पार्ट ऑफ द इजरायली लॉबी इन अमेरिका। ये हमें नहीं सुनना चाहिए। तो भले दामाद हैं ट्रंप साहब के, तो आप सोचिए कि इजरायली लॉबी तो उनके घर के अंदर है जी। और नेतन्याहू तो फिर उनके पास, मैं अमूमन मजाक से कहती हूँ कि जैसे कितना ही बड़ा जिस्म क्यों ना हो, जब उसको वायरस लगता है, वायरस तो आप माइक्रोस्कोपिक होता है, इतना छोटा होता है,
लेकिन पूरे जिस्म को ढा देता है। और इजराइल भी इसी तरह अमेरिका के बदन को, उसकी पॉलिटिक्स को ढाने पे लगा हुआ है और उसके साथ साथ दुनिया में अमन को ढाने की कोशिश में है। नाला साहब, आप क्या समझती हैं कि पासदारान इनकलाब की वार्निंग के बाद क्या बहरी झड़प का इम्कान बढ़ गया है? और दूसरी सूरत में, एक सूरत में ये, और दूसरा हम देखते हैं कि अमरीकी सेंट्रल कमांड बग़ैर इत्तेहादियों के, यानी बरतानिया के, ऑस्ट्रेलिया के बगैर इतने बड़े समंदरी मुहासरे को बरकरार रख पाएगा? क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं ट्रंप और अभी तक किसी बात पर भी पूरा नहीं उतर सके। बात आपने दुरुस्त की, ये सवाल तो बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए, अभी कल ही गुफ्तगू हो रही थी कि अमेरिका बहुत बड़े जहाज, अपने बहरी जहाज स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ भेज रहा है और उधर से माइन क्लियरिंग जो है उसके लिए उसे भेज रहे हैं। तो ईरान ने उसको रिजेक्ट किया और कहा कि कोई ऐसा जहाज यहाँ पे नहीं आ रहा। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि एक बहरी जंग का भी खदशा बहुत ज्यादा इस वक्त मौजूद है। जहां तक स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की बात है, क्या अमेरिका उसको कर सकेगा या नहीं? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया नाला साहब। जी अहमद सईद साहब, अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा प्लीज। काम अपना कर रहा है, ये डिप्लोमेसी मैरीटाइम में एक ब्रिंकमैनशिप के तौर पे कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जितनी ज्यादा इस सवाल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जितनी ज़्यादा यहाँ से ट्रेड और जितने ममालिक इसमें इससे मुतासिर होंगे उसमें ब्लॉकेड की तरफ ये जाएंगे जी। तो ये एक टैक्टिक्स है मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में, ताकि प्रेशराइज करके बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन आगे जो सब्सिक्वेंटली डायलॉग्स होंगे उसके अंदर हासिल की जाए। क्योंकि आज ही चाइना का इसके बारे में एक बड़ा सख्त बयान आया था, जिसमें कि चाइनीज डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं और हमारे जो मंसूबे हैं उसके मुताबिक हम नहीं चाहेंगे कि हमारी शिपिंग को कोई और कंट्री जो है वो आके उसको रोके। तो मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें अब सामने आना शुरू हो जाएंगी। ठीक, अच्छा अहमद सईद साहब, समुद्री रास्ता बंद होता है तो आप क्या समझते हैं आलमी सतह पर तेल सप्लाई कितनी ज़्यादा मुतासर हो सकती है? क्योंकि ये सिर्फ तेल सप्लाई तक तो बात नहीं है, ग्लोबल फर्टिलाइजर्स जो हैं वो भी इसी रास्ते से आते हैं, तो फिर खुराक की किल्लत की सूरत भी इख्तियार हो सकती है। तो खित्ते के लिए कितना बड़ा खतरा है, ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन होगी? जी, वो तो बिल्कुल है कि इससे जो एनर्जी के सप्लाई लाइन है दुनिया के लिए, उसमें तेल है, गैस है, उसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स हैं, उसके अलावा खाद के हवाले से जैसे आपने बात की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इवेंचुअली पूरी दुनिया को इसका एक धचका लगा है। और अगर ये इसको बंद किया गया तो यकीनी तौर पे इसके बहुत सारे और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आएंगी। इसी वजह से अभी दुनिया जो है, जैसे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी ओमान में आ रहे हैं, और इसी तरीके से फ्रांस ने भी उनको बैक किया है कि हम एक मैकेनिज्म बना लें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो कि ईरान और ओमान की दोनों की मर्जी के मुताबिक हो, और उसमें ये जितने मसाइल हैं उनको हम इकट्ठे तौर पे उसको हल करें। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इस पे मैकेनिज्म पे ज़्यादा बेहतर बात होगी और ये ब्लॉकेड वाला जो सिलसिला है ये आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो जाएगा। ये ईरान के हवाले से ये कहा गया है कि जो भी अब आबनाए हुर्मज़ से तेल लेकर गुजरेगा उसको इसकी पेमेंट देना पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा, टोल टैक्स हम उसको कह सकते हैं उस सूरत में, जिस पर अमेरिका जो है वो खुश नज़र नहीं आता। लेकिन हम अगर अमेरिका के अंदर ही मिसालें देखें तो अमेरिका के अंदर जब भी बॉर्डर टू बॉर्डर कोई चीज़ भी जाती है तो अमेरिका खुद उस पर टैक्स लेता है। तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ अमेरिका का अपना जो पॉइंट है, एक अपने जो कवानीन है उसके खिलाफ वो इस बात पर जा रहा है कि ईरान जो है वो टैक्स नहीं ले सकता? इसको एक तो लीगल तरीके से देख लेते हैं, जैसे कि जो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशंस हैं उसके मुताबिक तो दुनिया में जितनी भी वाटरवेज हैं इस तरह की स्ट्रेट्स कहलाती हैं जो कि नेचुरल हैं, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो उसके अंदर टोल या फी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसमें इट्स फ्री, ये तमाम वर्ल्ड जो कमर्शियल शिपिंग है उसके लिए फ्री होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट कुछ एरियाज में इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं जिनके अंदर कुछ जैसे तुर्की की जो डार्डेनल स्टेट है या इस तरह दूसरी स्टेट्स हैं, वहाँ पे उनकी सॉवरेनिटी के हिसाब से जो वॉरशिप्स हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल होता है। तो मेरे ख्याल में तो
ईरान भी शायद इसी तरफ इवेंचुअली आ जाएगा कि इसमें वो टॉल शायद ना ले और उसको डाइल्यूट कर दे, लेकिन ये एक चीज शायद वो इस चीज पे अपने आप को कायम रखेगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उसका जो सॉवरेन राइट है वो उसको नहीं छोड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि जो भी शिप्स जाएंगे, स्पेशली जो इसके अंदर वॉरशिप्स हैं, उनके ऊपर उसका कंट्रोल होगा, बिकॉज इसका उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से इसके मुल्क का बहुत बड़ा इसके अंदर एक एलिमेंट है। ठीक, ईरानी फ़ौज की जानिब से खलीज ओमान की बंदरगाहों को निशाने बनाने की बात की गई, वार्निंग दी गई, तो आप क्या समझते हैं अस्करी लिहाज से कितना संजीदा दिखना चाहिए इस वार्निंग को? देखें, संजीदगी तो जाहिर बात है वॉर के अंदर इन चीज़ों की बहुत ज़रूरी है और देखनी भी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका जो इनिशियल एलिमेंट है वो तो ये है कि क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ से बाहर जो है बंदर अब्बास है, जो बंदर अब्बास के अलावा जो इनकी एक और पोर्ट है, तो वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान को जो सैंक्शंस हैं वो कंप्लीटली एम्प्लॉय हो जाएं, या उससे ये कि उसको पैसा ना मिले। तो सरमाया जब नहीं मिलेगा तो ऑलरेडी उसकी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, तो उससे वो चाहते हैं कि जब टेबल पे आए तो उनके ऊपर एक बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर वो आ जाएं। लेकिन अगर ये तेल चलता रहा और तेल से वो कमाता रहा पैसे, तो जाहिर बात है वो बार्गेनिंग पोजीशन वीक हो जाएगी। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में ये टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। ठीक है अहमद साहब, क्या सेंट्रल कमांड के मदद के बगैर इत्तेहादियों की किसी किस्म की भी हेल्प नहीं दी जा रही ना? बरतानिया भी कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो भी अमेरिका की इस जंग में नहीं है, तो इतने बड़े समंदरी मुहासरे को बरकरार रख सकेगा अमेरिका? क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। अच्छा, इसमें जो ब्लॉकेट के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो अगर तो डिस्ट्रॉय करने के हवाले से या टारगेट करने के हवाले से, तो वो तो अमेरिका कर पाएगा, इसलिए कि अगर सबमरीन्स डिप्लॉय की हुई हैं उन्होंने इस एरिया में, जो कि ज़्यादा इसका कभी इम्कान है, तो वो दूर रहते हुए भी उस तरह की शिपिंग को या पोर्ट्स को वो टारगेट कर सकता है। ये तो सेंटकॉम की तरफ से ये किया जा सकता है। लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान इनकलाब की जानिब से अमरीकी जहाज को पीछे धकेला गया है, उसकी वीडियो भी सामने आई है, तो ऐसे में तो वाशिंगटन के समंदरी रोब का जो खात्मा है वो तो हुआ दिखाई दे रहा है। जी, एक होता है कंट्रोल, एक होता है डिनायल। तो डिनायल तो किया जा सकता है, कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो इसी तरीके से ईरान जो है वो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल कर रहा है, जबकि अमेरिका जो है वो ईरान को डिनाई कर सकता है इन सर्टन एरियाज में, जैसे बंदरगाह पे अटैक हो सकता है, जैसे कोई शिप अगर वहां से निकलता है जो वो समझता है कि हमारी दानिश में ये ईरानियन शिप है, तो उसको वो टारगेट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने, आपने देखा होगा कि 4-5 मार्च की रात को जो IRGC का शिप दीना था, जो कि इंडिया से निकला था, और उसको उन्होंने टारगेट किया है श्रीलंका के पास। तो इस तरीके से सबमरीन से ये काम तो लिया जा सकता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक, अभी से सिर्फ चंद घंटे बाद हम देख रहे हैं कि ट्रंप की जो वार्निंग है, वो डेडलाइन है, वो ख़त्म होने वाली। तो आप क्या समझते हैं, ट्रंप की जानिब से कोई नया यूटर्न सामने आएगा या फिर कोई ख़तरनाक सूरत इख्तियार हो गई? मेरे ख्याल में यूटर्न तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ईरान भी जारी बात है इस तरह की चीज़ों को वे कर रहा है, और पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी के हिसाब से जो रीजनल फोर्सेस हैं, जैसे आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया कि वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, इसी तरीके से बाकी चाइना के साथ भी इन कांटेक्ट हैं, जापान के साथ भी गुफ्तगू हुई है, तो और इसी तरीके से अभी UK के प्राइम मिनिस्टर की जैसे मैंने बात की, फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मेरे ख्याल में ये मिल के इस चीज़ को डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि ये किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है कि यहाँ पे एक शूटिंग वॉर स्टार्ट हो जाए मैरीटाइम एरिया में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब और नायला चौहान साहिबा, इस सारे मामले के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे। मुज़ाकरात की मेज़ पर हठधर्मी दिखाने के बाद अब अमेरिका ने अपनी फितरी जारहियत का मुजाहरा करते हुए ईरानी बंदरगाहों का ज़ालिमाना समंदरी मुहासरा शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस के नायब सदर रेड लाइंस की धमकियां देकर तेहरान को झुकाने के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वाशिंगटन ये भूल गया है कि समंदर की लहरों पर बेफरे बिठाने से या पहरे बिठाने से किसी गयूर कौम का रास्ता नहीं रोका जा सकता। अमेरिका और इसके हम देखते हैं कि पुष्टपना इसराइल का ये गठजोड़ दरअसल आलमी तिजारत को यरगमाल बनाने की एक भोंडी साजिश है, जिसने साबित कर दिया
कि ये अमन की नहीं बल्कि इंतशार की प्यासी हुई कौम है। इस नाम नहाद नाकाबंदी का खमियाजा अब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है, जहाँ खाम तेल की कीमतों में 9% का बड़ा इजाफा आलमी मईशत के लिए किसी एटमी धमाके से कम नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर कालिबाफ ने ट्रम्प के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए दुरुस्त कहा कि अब दुनिया सस्ते पेट्रोल को ख्वाब ही देखे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत शहरियार भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया। शहरियार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप क्या समझते हैं कि ये जो बात की गई है कालिबाफ की जानिब से, वो कहते हैं कि अब सस्ता जो तेल है ना ये ख्वाब ही समझे दुनिया, तो कितना खतरनाक है ये बयान? यकीन तौर पे बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसके आफ्टर शॉक जब से जंग 28 फरवरी 2026 से स्टार्ट हुई है, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की मईशतें हिल के रह गई हैं। खासतौर पे जो इम्पोर्ट करती है ऑयल, उनको बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। खासतौर पे लॉजिस्टिक के अंदर बात कर लीजिए या एक फूड आइटम के अंदर बात कर लें या प्रोडक्शन साइड के ऊपर बात कर लें, तो काफी मुतासिर हुई है पूरी दुनिया भर की मईशतें। क्रूड ऑयल की बात कर लें अगर, तो पिछले हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने में तकरीबन इसमें अराउंड 7% जायद का इजाफा हुआ है और इस साल से लेके अब तक तकरीबन 69% इजाफा हम क्रूड ऑयल की कीमत से देख रहे हैं। तो डायरेक्टली इम्पैक्ट पूरी दुनिया पड़ रही है और ये जंग का जल्द से जल्द खात्मा नहीं हुआ तो आप देखेंगे ये $120 और $150 से भी ऊपर क्रूड ऑयल जा सकता है। ठीक, अब क्या समझते हैं कि आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी से सप्लाई चेन मुतासर होने की सूरत में पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मईशतों पर महंगाई का कितना बड़ा तूफान जो है वो आ जाएगा, क्योंकि अभी भी तेल इंतहा से ज़्यादा महंगा हुआ है? देखिए, पाकिस्तानी मईशत तो बिल्कुल भी सकत नहीं रख सकती कि $100 बैरल तक भी बर्दाश्त करे। अमेरिका या फिर चाइना की कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास रिजर्व भी बहुत ज्यादा है, 4-4, 6-6 महीने के रिजर्व उनके पास ऑयल के होते हैं, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन पाकिस्तानी मईशत तो 100 बैरल के पास भी आपने देखा लोकली डीजल की प्राइस $500 से ऊपर जा चुकी थी। फिर अभी स्लाइटली कुछ इसमें हमने कमी देखी है। पेट्रोलियम मसनूआत की ऑलरेडी कीमतें बहुत ज्यादा है। हम नेट इम्पोर्ट करते हैं ऑयल बाहर से, तकरीबन हमारा इम्पोर्ट बिल $20 बिलियन के करीब है। जब भी $10 प्राइस बढ़ते हैं इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के, तो पाकिस्तानी मईशत पर तकरीबन 1 से 1.5 अरब का फर्क पड़ता है। और आने वाले दिन में ना सिर्फ ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, इनडायरेक्टली हम देखेंगे बिजली की कीमतों में भी गवर्नमेंट को इजाफा करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में भी इजाफा होगा और जो लॉजिस्टिक्स होती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी सीमेंट के जैसे कारखाने हैं, उन्होंने पूरी कंट्री के अंदर जो है मूवमेंट करनी होती है, तो उनके पैसे ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल महंगाई का तूफान एक ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर पे आ सकता है। अच्छा, चूँकि हम लोग जिक्र जो है वो ज़्यादा करते हैं पेट्रोल का, तेल का, लेकिन हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी मैं बहुत दफ़ा ये सवाल कर चुकी हूँ कि हमारा कंसर्न जो है वो महंगाई से रिलेटेड है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो पेट्रोल के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर हम आबनाए हुर्मस की मुकम्मल नाकाबंदी की सूरत उसको देखते हैं तो उसमें सिर्फ तेल और पेट्रोल के मामलात नहीं हैं, बल्कि और बहुत से मामलात हैं। ग्लोबल फर्टिलाइज़र्स वहाँ से आते हैं, खुराक की किल्लत हो सकती है पूरी दुनिया में। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, दीगर ममालिक से किस तरह हेल्प लेनी चाहिए कि हमारे पास स्टॉक मौजूद हो तमाम चीज़ों का? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमेशा से जो है आपने देखा कि हमारे पास इतने ज्यादा रिजर्व हम मेंटेन नहीं कर सके, लेकिन 26 से 28 दिन के हमारे पास रिजर्व होते हैं ऑयल के। हिस्टोरिकली अगर बात करें, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफी बेहतर इकदाम भी लिए, जिसके तहत आपने देखा कि एटलीस्ट गवर्नमेंट पेट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गई। कंट्री में लोगों को तभी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ा जिससे हमने खत्ते के दूसरे ममालिक में देखा। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बेहतर डिप्लोमेसी के तहत हमें सप्लाईज के इशू तो नहीं हुए, ना सिर्फ पेट्रोल के ऊपर बल्कि गैस के ऊपर भी अभी तक हमें कोई इतने सप्लाई इशू नहीं है। जहाँ तक इलेक्ट्रिक की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें कवर दे रहा है, जो हम सोलर सिस्टम हमने कन्वर्ट करने शुरू किए हैं और तकरीबन 30% से ज्यादा कन्वर्ट कर चुके हैं, उसका कहीं ना कहीं हमें फायदा हो रहा है। लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट इंतहाई जो है खतरनाक हो सकता है आने वाले दिनों में। जब नाकाबंदी हो जाएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की, तो फिर तो कोई भी शिप वहां से नहीं गुजर सकेगा। अब तक तो पाकिस्तानी शिप हमारे मामला तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं ना, हालांकि हमारा मुकम्मल तौर पर पेट्रोल या तेल जो है वो बंद नहीं हुआ, हमारे वहाँ से जो हैं वो चीज़ें आ रही हैं आबनाए हुर्मस से, उसके बावजूद हम इस सब से मुतासिर हो रहे हैं। इसकी क्या वजह है? एक आम आदमी ने अगर समझना हो तो उसको समझाइएगा, क्योंकि LPG के हवाले से आज की जो खबर है बताया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा रेट लिया जा रहा है उस पर। एग्जैक्टली देखिए, होता ये है कि देखिए पाकिस्तान को सप्लाईज मिल रही है, पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन आम जो आपके नाज़रीन को मैं समझाना चाहूंगा कि हमें फ्री में नहीं मिल रहा, उसकी कोई कॉस्ट है। और जो उसकी इंटरनेशनली ये कॉस्ट है, हमने देखा था कि जंग से पहले $68 के पास WTI ट्रेड कर रहा था और फिर बढ़ने के बाद हमने देखा कि $119 तक भी इसको जाते हुए देखा। जैसे मैंने आपको बताया
पिछले 6 माह में तकरीबन इसकी कीमत में 70% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। तो और फिर जब अगर स्टेट ऑफ हॉर्मस अगर बंद होता है तो अगर हम दूसरे रास्ते से अगर मंगाते हैं सऊदी अरेबिया से तो फिर कॉस्ट बढ़ जाती है और फिर फैट चार्जेस बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो सारी बेयरिंग करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हैं, लेकिन ओएमसी कंपनी अभी भी कुछ परेशान है और कहती है कि इनको कुछ इन्वेंटरी लॉसेस हुए हैं। बताइएगा कि अमेरिकी मईशत खुद $100 से ज्यादा फी बैरल तेल की कीमत बर्दाश्त करने की सकत रखती है या ये ट्रंप के लिए सियासी खुदकुशी का होगी? देखिए, आप अमेरिका की जो मईशत है, हम देखते हैं कि सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर दुनिया में अमेरिका है, फिर उसके साथ साथ जो ऑयल रिजर्व भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो हमें लगता है कि 100 बैरल और 120 तक तो ताकत रखती है कि डोनाल्ड ट्रंप इसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जैसे 120 से ज्यादा इंक्रीज की प्राइस तो डेफिनेटली वहां भी शोर होगा। आपने देखा अमेरिका में बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, जिस हिसाब से उन्होंने किया है तो उनकी मकबूलियत बहुत खत्म हुई है, सियासी कॉस्ट उनको अदा करनी पड़ रही है। जो ये इन्होंने एक गैर कानूनी जंग का आगाज किया, फिर इसके साथ साथ रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका पूरी दुनिया को रिसेशन के खतरे की ठीक है, ऐसी सूरत में जो है पूरी दुनिया के लिए बहुत सी मुश्किलात हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया शहरयार भट्ट, माहिर मईशत मामले के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जनूबी पंजाब के वसी मैदानों से लेकर फैसलाबाद के ज़रख़ेज़ खेतों तक इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों ने किसान की कमर तोड़ कर रखी है और वो गंदम जो मुल्क की ग़ज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सुनहरी रंगत इख्तियार कर रही थी, बेवक्त बारिशों और शदीद यालाबारी ने इसे खाक में मिला दिया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सदर हैं किसान इत्तेहाद के खालिद खोखर साहब। बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। खालिद साहब, जनूबी पंजाब और फैसलाबाद में यालाबारी और शदीद बारिश की वजह से गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो ये बताइएगा कितना नुकसान पहुंचा है, और दूसरा हम जंग की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, हम देख रहे हैं पूरा खित्ता जो है वो जंग के दहाने पर है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के अंदर भी गंदम को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचना कितना ज़्यादा ख़तरनाक है हमारी ग़ज़ाई किल्लत के हवाले से? बहुत शुक्रिया सुकत जी। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी या बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। जो इस वक्त हालात है, पूरी दुनिया में फूड की शॉर्टेज आ रही है। इस तरह पाकिस्तान में भी इस वक्त यही सूरत हाल है कि गंदम की फसल पे जो यालाबारी हुई है प्लस जकड़ चले हैं, उनकी वजह से कुछ लेट गई है, कुछ यालाबारी से काफी नुकसान हुआ है और बारिशों की वजह से भी नुकसान हुआ है। सिर्फ इसका नुकसान नहीं हुआ बल्कि आम की फसल का बड़ा नुकसान हुआ है, मक्की की फसल का नुकसान हुआ है, बाकी सब्जियात का भी नुकसान हुआ है। अब हमें देखना यह है कि इस वक्त इंटरनेशनल इसकी फूड की क्या जरूरत है, और बाहर से हमें अब गंदम नहीं मिलेगी, बल्कि बाहर की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है इस वक्त, क्योंकि तमाम आपके जितने भी मिडल ईस्ट जितने भी ममालिक है वहां पे खुराक की कमी है। हत्ता कि यहाँ तक है कि चाइना को मक्की की और सोयाबीन इंपोर्ट करता है वो ब्राजील से, उन्हें वहां से नहीं मिल रहा, क्योंकि एक्चुअली फर्टिलाइजर की दुनिया में बड़ी शॉर्टेज आ चुकी है बहुत ज्यादा, क्योंकि प्लांट बंद होने की वजह से, गैस LNG वगैरह ना पहुंचने की वजह से, डीजल पेट्रोल ना पहुंचने की वजह से काफी सारे प्लांट बंद हैं। पाकिस्तान में भी 1-2 प्लांट बंद है। बल्कि आपके तवज्जुह से मैं हुकूमत से ये भी गुजारिश करता हूं कि हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे आज तक हमारे पास स्टॉक मौजूद है फर्टिलाइजर का। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये प्लांट चला दें, कल को इसकी कमी ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास बड़ा सुनहरी मौका है। अगर हम थोड़ी सी एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो दे लें तो हम बाहर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिर्फ अपने लिए खुद कफील नहीं हो सकते बल्कि हम दुनिया को खिला सकते हैं, क्योंकि दिन ब दिन जो फूड के रेट बहुत ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आएगा को खाद ना मिलने का 3 महीने बाद बाकी ममालिक में। खालिद साहब, हुकूमत इंडिया में शॉर्टेज है, ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टेज है, हदफ मुकर्रर किया था। हालिया बारिशों के बाद पैदावार में कितनी कमी आएगी और किसानों के लिए आप क्या समझते हैं? इमदादी कीमत होनी चाहिए और हुकूमत से कितनी इमदादी कीमत की आप उम्मीद रखते हैं? देखिए जी, जो पंजाब का टारगेट था वो 22.5 मिलियन टन का था। अब जिसमें मेरे ख्याल में कोई 2 मिलियन टन की कमी आ सकती है, जो कि बहुत बड़ी कमी है पंजाब में। अगली बात यह है कि रेट की देखिए ना, स्पोर्ट प्राइस ये होती है जब आप बाहर से आप डीजल पेट्रोल मंगवाते हैं उसका रेट क्यों बढ़ाते हैं? जब पीछे से रेट बढ़ता है तो उसका रेट आप बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से जब हमारी पैदावारी लागत बढ़े तो उसका भी रेट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब डीजल का रेट बढ़ गया है तो हमारी जो पहले जो प्राइस तय की गई थी 3500 उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा सिर्फ हार्वेस्टिंग चार्जेस नहीं बढ़ेंगे, हमारे लेबर चार्जेस भी बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी बढ़ जाएंगे। तो इसलिए काश्तकार को भी हक दिया जाए ताकि उसको सही प्राइस मिल सकेगी। अगर काश्तकार को अच्छी गंदम की प्राइस मिलेगी तो उसका फायदा ये होगा आपकी बाकी फसलें बेहतर हो जाएगी, काश्तकार बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सकेगा। आपके सामने है, जब हमें 3900 जिस साल रेट मिला था, अगले साल हमने आपको एग्रीकल्चर की ग्रोथ दी थी 6.25,
जब हमें रेट ना मिला, जो जुल्म किया गया काश्तकार के साथ, तो अगले साल आपको अच्छा, ग्रोथ एक तो, मिली एग्रीकल्चर में खालिद साहब। -13.49। ये एक लम्हा फिक्री है पाकिस्तान के लिए, जबकि साहब, आबादी में हर साल हम एक नया न्यूजीलैंड या एक तो सिंगापुर ये ऐड कर रहे बताइएगा हैं। कि पंजाब में कितना नुकसान पहुंचा है बिलखसूस, और दूसरा पैदावार में कमी आने से मुल्क के अंदर आटे का बहरान जैसी शिद्दत तो नहीं इख्तियार कर लेगा? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में शॉर्टेज आ रही है फूड की। हम पाकिस्तानी तो उसके लिहाज से बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि हमारे पास बॉर्डर सिक्योरिटी भी है, फूड सिक्योरिटी भी है। हमें एक विल पैदा करने की जरूरत है कि हम अपनी पर एकड़ पैदावार बढ़ाएं, बैलेंस फर्टिलाइजर करें, इस ज़राअत के कारोबार को काश्तकार के लिए मुनाफा बख्श और बाइज्जत कारोबार बनाएं। तो आप क्योंकि काश्तकार ने ये 2 साल बड़ी मार खाई है, उसकी फसलों का रेट नहीं मिले। आम लोगों के लिए और क्या जिसमें- मैसेज देंगे? क्या वो गंदम जो है वो खरीद लें पहले, वक्त से पहले जखीरा कर लें इसका, क्योंकि आगे से खुदा ना ख्वास्ता कहीं किल्लत का सामना ना हो? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, हम मुसलमान हैं, हमें देखना चाहिए कि अल्लाह का क्या फरमान है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, ख्वाब में हुक्म दिया था कि गंदम जखीरा करो। यानी कि हुकूमत का फर्ज है हुकूमत गंदम जखीरा करना। मैं अगर ऐसे काश्तकार गंदम जखीरा करता हूं तो मेरे लिए गुनाह कबीरा है। सही। हुकूमत को चाहिए कि वो काश्तकार को अच्छा रेट दे और काश्तकार से गंदम खरीद के स्टोर करे, ताकि गरीब लोगों के लिए कल को मसला ना बने। क्योंकि कल को ये होना है कि दुनिया से आपको गंदम आप कहीं से नहीं मिल रही। ठीक। इस वक्त जो सूरत हाल है, यूक्रेन में शॉर्टेज है, रशिया में शॉर्टेज है, बाकी ममालिक में शॉर्टेज है। यूक्रेन, रशिया ये सबसे बड़े एक्सपोर्टर है। तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में वहां से रेट्स भी में आपको कितना नहीं इजाफा मिलेगी, होगा गंदम क्योंकि के? आपके पास जो बड़ी देखे ना, कल को रेट, अभी तो इस वक्त रेट काश्तकार को तो रेट मिल रहा है 31-32 रुपया, लेकिन मेरे ख्याल में पिछले साल हमने बेची थी 2000 रुपये मन, बाद में गरीब लोगों ने 5000 रुपये मन खरीदी थी। इस दफा रेट कहीं भी जा सकता है, ये मैं आपको अर्ज कर दूं। कुछ भी रेट हो सकता है, 5000 से ऊपर जा सकता है, 6000 से ऊपर जा सकता है बाद ओह में। माय तो गॉड। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि वही बेहतर रेट आप काश्तकार को यानी दे, ताकि दुगने से काश्तकार भी अगली ज्यादा फसलों पे खर्च इजाफा हो कर सकता है सके। रेट्स में अगर और मामला हमें- ऐसे ही रहे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे खालिद खोकर साहब और इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।